जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी के इस सीरीज में जिसमें हम न्यूज़पेपर का एनालिसिस करते हैं। द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस दोनों को ही साथ में देखते हैं जिससे कि आपको एक ही जगह पर सब कुछ मिल जाए। तो आज हम 16 अप्रैल का जो एनालिसिस है वो देखने वाले हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग एडिटोरियल्स है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर द हिंदू के एडिटोरियल्स पर नज़र डालते हैं। तो द हिंदू के एडिटोरियल्स पर नज़र डालें तो 8th पेज जो हमें देखने को मिलता है द हिंदू का, उसमें सबसे पहले तो जो ये वाला एडिटोरियल है सेकेंड वेव डायनेमिक्स के बारे में बात करता है। तो यहाँ पर सेकेंड वेव डायनेमिक्स के बारे में हम यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अगर हम 9th पेज भी देखते हैं तो 9th पेज में भी आप देखोगे तो वहाँ पर हमें जो सेकेंड वेव है उससे कैसे फाइट किया जाए, हम फर्स्ट वेव से क्या सीख सकते हैं, वही सारा रिपीट टेलीकास्ट जो है वो हमें देखने को मिल रहा है। इसलिए शॉर्ट में यहाँ पर जो 8th पेज है उसमें कुछ चीज़ें ऐसी बताई गई है जो कि हम यहाँ पर हमारे रियल लाइफ में भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और उसी के साथ साथ अगर हमें एग्जाम में पूछा जाता है तो उसमें भी आप इसमें से कुछ पॉइंट जो है वो लिख सकते हो। देन उसके बाद अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो ये हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट नहीं है। ये अगर हम बात करते हैं मल्टीपोलरिटी, तो इसमें अगर आप देखोगे तो ये भी कुछ इतना खास चीज़ें इसमें से निकल कर नहीं आ रही है कि बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ें जो है वो हमें मिल गई हो। ऐसा कुछ यहाँ पर निकल कर नहीं आ रहा है, वही सारी बलबोचन जो है वो यहाँ पर की जा रही है। अब यहाँ पर अगर हम नेक्स्ट इस पर आते हैं, मतलब 9th अगर हम पेज पर आते हैं एडिटोरियल में, तो जैसा मैंने आपको कहा कि लेसन्स हम क्या सीख सकते हैं कोविड से, एंड यहाँ पर सेकेंड वेव को हम कैसे कंटेन कर सकते हैं, उसी के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। अब उसके बाद अगर हम इंडियन एक्सप्रेस पर जाते हैं तो इंडियन एक्सप्रेस में जो 8th पेज है उसमें हमें यहाँ पर देखने को मिलता है जो एडिटोरियल्स है यहाँ पर स्टेट ऑफ टर्मोइल। तो इसमें अगर हम देखते हैं स्टेट ऑफ टर्मोइल में तो ये कुछ इतना इंपॉर्टेंट जो है वो देखने को नहीं मिलता है। जस्ट ट्रांजिशन टू नेट जीरो, ये वाला जो है ये वाला एडिटोरियल हम देखेंगे, क्योंकि इसमें कुछ फैक्ट्स दिए गए हैं। ये वाला एडिटोरियल अगर आप देखोगे तो फैक्ट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब क्या है कि अगर हम नेट जीरो की तरफ बढ़ रहे हैं तो उसमें कोल जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कोल को हमें फेज आउट करना पड़ेगा, लेकिन हमारे बहुत सारे लोग जो है वो कोल इंडस्ट्री पर डिपेंडेंट है। तो कितने हैं, कैसे हैं, उसके बारे में फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिलेगी जो आपको अच्छे तरीके से ध्यान में रखना होगा। देन उसके बाद अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो बाकी जो एडिटोरियल्स है वो कुछ इतने इंपॉर्टेंट नहीं, वही सब क्लासरूम में जो हमारे टीचर्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनको वैक्सीनेशन, ये सारी चीज़ें जो है वही बात की जा रही है। देन उसके बाद आइडियाज़ पेज पर जब हम आते हैं, मतलब 9th पेज पर जब हम आते हैं, तो यहाँ पर आईबीसी के बारे में एक एडिटोरियल जो है वो हमें देखने को मिल रहा है। तो आईबीसी प्री पैक जो अभी लेटेस्ट अमेंडमेंट लाए गए हैं, तो यहाँ पर प्रमोटर्स, ब्रिंगिंग बैक दी प्रमोटर्स, ये यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जो हम यहाँ पर इसे अच्छे तरीके से देखेंगे। यहाँ पर बात की जा रही है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की। देखिए, अब ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री अगर हम देखते हैं तो अभी, पहले ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री काफ़ी ज़्यादा सफ़र कर रही थी, लेकिन अभी इतनी ज़्यादा सफ़र नहीं कर रही है। अगर हम प्री पेंडेमिक भी देखते हैं तो बहुत ज़्यादा सफ़र कर रही थी। अब उसके कई सारे कारण थे, क्योंकि लोग जो है उनके पास पैसा नहीं था, हमारे पास ऑलरेडी स्लो डाउन देखने को मिल रहा था। प्लस उसी के साथ साथ लोग जो है वो ज़्यादा घबराए हुए भी थे कि हम यहाँ पर जो गाड़ी है वो खरीदे या ना खरीदे, क्योंकि जो गवर्नमेंट है वो तो इलेक्ट्रिक कार्स पर ज़्यादा खर्च कर रही है, बजट में एलोकेशन आ रहा है, उसको ज़्यादा प्रमोट करेगी। तो हो सकता है कि हमारी गाड़ियाँ जो है वो हम 5 साल ही यूज़ कर सके, बाद में ख़राब हो जाए या खत्म करने को बोल दिया जाए। तो ऐसी सारी चीज़ें देखने को मिल रही थी जिसकी वजह से ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जो इतनी ज़्यादा ऊपर नहीं जा रही थी। इंक्लूडिंग अगर हम रूरल देखते हैं, अगर हम टू व्हीलर्स देखते हैं, तो सभी का यही हाल हमें देखने को मिल रहा था। लेकिन फिर धीरे धीरे जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है उसने यहाँ पर पिकअप किया। उसका एक ये भी कारण बताया जा रहा था कि कभी हर साल डीप जो है वो हमें देखने को मिलता है। मतलब समझ लीजिए कि अगर 2018 है, 2018 में अगर बहुत ज़्यादा लोगों ने गाड़ियाँ खरीद ली, तो 2019 में ऑब्वियस है कि लोग ज़्यादा गाड़ियाँ नहीं खरीदेंगे। देन उसके बाद 2020 में हो सकता है कि कम लोग गाड़ियाँ खरीदें। देन हो सकता है कि अब यहाँ पर ये जो लोगों ने ली थी, अब ये फिर से रिनोवेट करना चाहे, रिन्यू करना चाहे, तो फिर से ये गाड़ियाँ जो है वो ले सकते हैं। तो इस तरीके से हमें ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जो है वो चलती हुई देखने को मिलती है। तो ये सारी चीज़ें उसमें बताई गई है जो ऑलरेडी, मतलब प्री पेंडेमिक से ही हम यहाँ पर देखते आ रहे थे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का जो हाल है। ये जो है पूरा पॉलिटिकल आर्टिकल है, तो ये हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है। देन अगर हम यहाँ पर एक्सप्लेन सेक्शन देखते हैं तो एक्सप्लेन सेक्शन में भी आज कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। यहाँ पर यूएस एग्जिट फ्रॉम अफगानिस्तान, अफगानिस्तान में जो यूएस सोल्जर्स है अब वो वहाँ से निकाले जा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप जो है उसी के पॉलिसी को यहाँ पर जो बिडेन है वो आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें उसमें बताई जा रही है। उसके बाद जो इफेक्ट्स होंगे अलग अलग कंट्रीज़ पर, तो इस पर सेपरेट वीडियो अवेलेबल है। पूरा का पूरा जो अफगानिस्तान पीस डील है उस पर पूरा का पूरा मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है जिसमें सभी चीज़ें आपको एक्सप्लेन की हुई है, तो वो आप देख सकते हो। यहाँ पर व्हाट मनी ट्रांसफर आउटसाइड बैंकिंग सिस्टम सिग्नल्स, आरबीआई जो है उसकी तरफ से नई एक योजना लाई जा रही है। इसमें बोला जा रहा है कि दीनदयाल उपाध्याय
तुम बैंक के बाहर भी पैसा भेज सकते हो योजना। तो मतलब बेसिकली इसमें कैसा है कि अभी हम बैंक के थ्रू ही ट्रांजैक्शन करते हैं, है ना, लेकिन अब यहाँ पर जो ऑफिशियल वॉलेट है वो यहाँ पर लाया जाएगा, जिसके थ्रू आप पैसे जो है वो ट्रांसफ़र कर पाओगे। मतलब डायरेक्टली मेंबरशिप जो है आरटीजीएस एनईएफटी की ली जाएगी और उसके बाद पैसे ट्रांसफ़र कर पाओगे। एंड जो कैश हम विड्रॉ करते हैं उसके लिए भी बैंक लगती है, लेकिन अब यहाँ पर जो वो भी सिस्टम है उसमें भी यहाँ पर चेंजेस जो है वो लाए जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिल रही है अभी। तो खैर ये ऐसे बताया गया है, बोला गया है, जब चेंजेस आ जाएंगे तब वो पढ़ने में मज़ा है। अभी कोई खास इसमें से निकल कर नहीं आता है। तो इतने एडिटोरियल्स है जो हम आज देखने वाले हैं, लेकिन उससे पहले MM एकेडमी ऐप अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो जल्द से जल्द कीजिए। यहाँ पर आपको मेरे द्वारा बहुत सारे कोर्सेज देखने को मिलते हैं, जैसे कि मॉडर्न हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री, पॉलिटी, अभी इकोनॉमी चल रहा है, इंटरनल सिक्योरिटी चल रहा है, डिजास्टर मैनेजमेंट कंप्लीट हो गया है। मतलब GS 1 2 3 4 सभी आपको देखने को मिलेंगे। और हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट है, लोवेस्ट प्राइजेस। लोवेस्ट प्राइजेस मतलब बाकी जगहों पर जितना आपको एक महीने का देना पड़ता है उससे भी कम में आप एक साल का एंजॉय कर सकते हो, ठीक है। और NCERT कुछ भी आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं, कोई भी सोर्स आपको रेफर करने की ज़रूरत नहीं, एक बार अगर आपने ये वीडियोस देख लिए तो इसलिए जल्द से जल्द डाउनलोड कीजिए MM एकेडमी ऐप। और बहुत सारे लोगों को प्राइस देखकर, क्योंकि इतने कम प्राइजेस है, तो बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन भी होता है कि क्या ये सर ये मतलब ये जो प्राइजेस है ये सिर्फ एक सब्जेक्ट के लिए, कोर्स के लिए, तो ऐसा नहीं है। इसमें जितने भी कोर्सेस है ऑल इन वन कोर्स है, मतलब एक बार आपने ले लिया सभी कोर्सेस आप एंजॉय कर सकते हो। तो जल्द से जल्द डाउनलोड कीजिए MM एकेडमी ऐप और वीडियोस को एंजॉय कीजिए। और जो PDF है, PDF के लिए, ये जो PDF होती है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो PDF के लिए आप टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हो, t.me/मयूर मोगरे। मयूर मोगरे भी सर्च कर सकते हो, टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हो। तो आइए यहाँ पर हम फर्स्ट इस पर आते हैं, ऑन द ट्रेल ऑफ सेकेंड वेव्स डायनेमिक्स। अब इसमें अगर हम देखते हैं तो बेसिकली कॉन्टेक्स्ट क्या है। कॉन्टेक्स्ट ये है कि हमारे यहाँ पर सेकेंड वेव जो है वो आ चुकी है। मतलब अभी ये है कि फर्स्ट वेव से हम उभरे ही नहीं थे, सेकेंड वेव जो है वो आ चुकी है और बहुत बुरी तरीके की अवस्था है। बहुत बुरी तरीके से केसेस जो है वो राइज हो रहे हैं। मतलब पिछले फर्स्ट जो वेव थी उसमें जितने पर डे केसेस नहीं हो रहे थे, सेकेंड वेव में हमें उससे भी ज़्यादा केसेस जो है वो देखने को मिल रहे हैं। बेड जो है वो खाली नहीं है, इसलिए अपना ध्यान रखिए, सतर्क रहिए, सावधान रहिए और देखते रहिए मयूर मोगरे चैनल और डाउनलोड कीजिए MM एकेडमी ऐप। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो सेकेंड वेव जो है वो आ चुका है। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में सारी चीज़ें यहाँ पर बताई जा रही है कि स्ट्रेटेजी क्या रहनी चाहिए। देखिए बहुत सारा बोल बच्चन जो है उसमें वो भी किया गया है कि इतने इतने केसेस, ये हुआ, फलाना ढिमकाना, ये सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी देखी हुई है। यहाँ पर स्ट्रेटेजी जो है वो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि स्ट्रेटेजी फॉलो की जानी चाहिए। सबसे पहले तो यहाँ पर बताया गया है कि हमने यहाँ पर जो गोल्डन रूल है उस पर इंसिस्ट करना चाहिए। गोल्डन रूल क्या है? वही जो मास्क है वो हमें पहन कर रहना है। कफ जो है, कफ जो एटिकेट है वो यहाँ पर हमें बरतना है। देन यहाँ पर फिजिकल डिस्टेंसिंग जो है वो मेंटेन करना है। अब यहाँ पर कफ एटिकेट्स मतलब क्या है कि हम जब कफ कर रहे हैं, मतलब छींक रहे हैं, खांस रहे हैं, तो मुंह पर रुमाल जो है वो रहना चाहिए, मास्क जो है वो रहना चाहिए। फिजिकल डिस्टेंसिंग जो है वो रहना चाहिए, 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी, है ना, हैंड सैनिटाइज, हैंड हाइजीन जो है वो रहना चाहिए। देखिए एक सबसे ये सबके मुकाबले गोल्डन रूल ये है कि आप आपके चेहरे पर हाथ ही मत लगाइए। सिंपल सी बात है, आप आपके चेहरे पर हाथ नहीं लगाओगे ना तो अपने आप वो कोरोना जो है फैलेगा ही नहीं, क्योंकि मास्क जो है वो तो रहने वाला है। तो अगर आप किसी के संपर्क में भी आ रहे हो, अगर कोई है भी, तो वो सारी चीज़ें मास्क पर रहेगी, है ना, जो भी ड्रॉपलेट्स आ रहे हैं वो मास्क पर रहेंगे और मास्क पर रहने से आपको कोई परेशानी नहीं होती है। लेकिन वो जब आपके हाथ पर आते हैं और हाथ के थ्रू आपके आँख से या मुंह से अगर अंदर जाते हैं तो फिर कोरोना जो है वो अपने जो चीज़ें है वो दिखाता है। इससे यह है कि आपके हाथों को दूर ही रखिए। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि 2 गज की दूरी जो है वो लोगों में तो रहनी चाहिए, लेकिन अगर मास्क है तो वो भी इतना ये नहीं है, लेकिन 2 गज की दूरी, हाथ दूर रखना ज़रूरी, ये पर्टिकुलरली यहाँ पर होना चाहिए। तो हाथ यहाँ पर दूर रखिए। क्राउड जो है उसको यहाँ पर अवॉइड करना है। अग्रेसिव वैक्सीनेशन ड्राइव जो है वो यहाँ पर चलाना चाहिए। ये गोल्डन रूल है जिसके तहत हम यहाँ पर सेकेंड वेव को कर्टेन कर सकते हैं। अब देखिए अगर हम USA की बात करते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स में, तो जहाँ पर भी यहाँ पर वैक्सीनेशन जो है वो दिए गए हैं, फुल्ली वैक्सीनेटेड है, तो उनके लिए यहाँ पर जो ट्रैवलिंग जो रिस्ट्रिक्शंस थे उनको लिफ्ट कर दिया गया है। अब इंडिया में अगर हम देखते हैं तो वैक्सीनेशन जो है ये उन लोगों के लिए हम प्री रिक्वेस्ट रख सकते हैं या उन लोगों को ज़रूरत लेना ही पड़ेगा ऐसा कह सकते हैं, जो लार्ज नंबर ऑफ वल्नरेबल लोग जो है उनके संपर्क में आते हैं, जैसे कि टीचर्स हो गए, ये लार्ज नंबर ऑफ वल्नरेबल सेक्शन जो है उनके यहाँ पर संपर्क में आते हैं, तो उनको हम यहाँ पर वैक्सीनेशन जो है वो कंपलसरी कर सकते हैं। बैंकर जो है उनको दिए जा रहे हैं, लेकिन उनके लिए भी जो वैक्सीनेशन है वो अभी खत्म होने पर आ गई है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे वैक्सीनेशन जो है अगर हम प्री रिक्वेस्ट रखते हैं किसी पब्लिक असेंबली के लिए, तो
लोग जो है वो कम आएंगे, क्योंकि वैक्सीनेशन अगर हम प्री रिक्विजिट रख रहे हैं तो उनके पास एक सर्टिफिकेट मिलता है कि वैक्सीनेशन लिया हुआ है। अब ये सर्टिफिकेट लेकर अगर किसी भी क्राउड या फिर कोई भी फंक्शन है उसमें अगर वो जाते हैं और उसके लिए अगर ये ज़रूरी होता है उन्हें वैक्सीनेशन लिया हुआ रहेगा तो कम लोग आएंगे, एंड प्लस यहाँ पर जो वैक्सीनेशन है वो लोग चाहेंगे भी कि हमको वैक्सीनेशन दो, क्योंकि हम जो है वो प्रोग्राम्स अटेंड नहीं कर पा रहे हैं। बराबर है। वैक्सीनेशन जो अगर हम प्री कंडीशन रखते हैं किसी भी क्राउडेड पब्लिक प्लेस को एंटर करने के लिए, समझ लीजिए आईपीएल है, आईपीएल देखने के लिए अगर हम यहाँ पर रखते हैं कि जिन लोगों ने वैक्सीनेशन ली हुई है सिर्फ वही यहाँ पर एंटर कर सकते हैं, तो फिर यहाँ पर जो लोग हैं जो ऑलरेडी वैक्सीनेटेड है और जो वहाँ पर समझिए ग्राउंड पर आए हुए हैं, तो स्टेडियम में जो बैठे हुए हैं उनमें कॉन्फिडेंस भी रहेगा कि हाँ यार आजू बाजू में जो भी मेरे बैठा हुआ है उसको कोरोना नहीं होगा, क्योंकि उसने वैक्सीन जो है वो लिया हुआ है। प्लस यहाँ पर जो लोग हैं वो भी रेडीली वैक्सीनेशन जो है वो अपनाएंगे, क्योंकि वैक्सीनेशन हेजिटेंसी, कल ही मैंने इसके बारे में बात की थी, वैक्सीनेशन हेजिटेंसी जो है ये काफ़ी ज़्यादा रहती है, लोग जो है वो लेना पसंद नहीं कर रहे हैं, लोग घबरा रहे हैं। तो यहाँ पर लोग जो है वो लेंगे कि हाँ यार इतने सारे लोग तो ले रहे हैं, इतने सारे आईपीएल में लोग हमें देखने को मिलते हैं, सभी ने तो वैक्सीनेशन ली होगी। मोबाइल वैक्सीनेशन वैन जो है वो यहाँ पर रूरल पॉकेट्स को कवर कर सकता है, मतलब जो एकदम ही रूरल एरियाज है वहाँ पर हम मोबाइल वैक्सीनेशन जो वैन्स है वो ले जा सकते हैं, है ना, जिससे कि यहाँ पर जो रियल वैक्सीनेशन सेंटर्स में नहीं आ सकते हैं वो यहाँ पर हम उनको पहुँचा सकते हैं। उसी के साथ साथ जो भी यहाँ पर मास्क नहीं पहना हुआ है पब्लिक प्लेस पर, तो उनको यहाँ पर मास्क जो है वो दिया जाए, है ना, और उनसे वो चार्ज किया जाए। तो ये हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। mRNA वैक्सीन जो है जो यहाँ पर ग्रेटर प्रोटेक्शन हमें देती है नए वेरिएंट के लिए, उसको हम यहाँ पर मास प्रोडक्शन करना चाहिए, टेस्ट करना चाहिए और फटाफट कमीशन करना चाहिए, जिससे कि जो वैक्सीनेशन है उसकी शॉर्टेज हमें देखने को ना मिले। अगर आप देखोगे तो अभी रिसेंट टाइम्स में काफ़ी वैक्सीनेशन जो है उसकी शॉर्टेज हमें देखने को मिल रही है। तो ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं जिससे कि हम सेकेंड वेव जो है उसको टैकल कर सकते हैं। तो समझ में आ गया आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हम जस्ट ट्रांजिशन टू नेट जीरो देखने को मिल रहा है। जस्ट ट्रांजिशन टू नेट जीरो बेसिकली क्या है? तो कॉन्टेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो रिगार्डलेस ऑफ वेदर इंडिया कमिट्स टू नेट जीरो इमिशन, कोल जो है ये बीच रास्ते में आता है। अब क्यों? क्योंकि कोल अगर आप देखोगे तो कोल पर हमारी कंट्री बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है, मतलब कि 70% ऑफ इट्स एनर्जी, है ना, जो सोशल इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज है वो कितने ज़्यादा हो सकते हैं, क्योंकि समझ लीजिए 70% हमारी एनर्जी जो है वो अगर कोल पर डिपेंडेंट है, और अगर हम नेट ज़ीरो के बारे में सोच रहे हैं, नेट ज़ीरो हमें अचीव करना है, तो उसके लिए हमें यहाँ पर जो कोल है उसको फेज आउट करना पड़ेगा, और कोल को फेज आउट करना पड़ेगा तो कितने सारे इसके सोशल एंड इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं, कितने सारे चैलेंजेस हो सकते हैं, और यही चैलेंजेस हमें यहाँ पर देखना है। क्योंकि अगर हम मेंस की बात करते हैं या प्रीलिम्स की बात करते हैं तो आपको इसमें का डेटा जो है वो पता रहना ज़रूरी है। अब यहाँ पर आप देखोगे तो मल्टीपल पाथवेज है जीरो, जो नेट जीरो है वो अचीव करने के लिए, है ना। नेट जीरो मैंने आपको बताया नेट जीरो क्या है ना। जैसे आप अगर समझ लीजिए जो हमारा इमिशन है कार्बन का वो उतना ही हम कर रहे हैं जितना कि हमारा एनवायरनमेंट ले सकता है, बर्दाश्त कर सकता है, तो हम कहेंगे नेट जीरो। उससे ज़्यादा हो रहा है तो फिर ज़्यादा इमिशन है। तो नेट जीरो को अचीव करने के लिए कई सारे हैं, लेकिन सभी जो है वो कहते हैं कि हमें कोल से दूर जाना पड़ेगा। ठीक है, ग्लोबली यहाँ पर कन्वर्जन जो है नेट जीरो इमिशन अगर हम देखते हैं ऑलमोस्ट ऑलवेज कम आफ्टर हैंड इन हैंड विद द कोल फेज आउट प्लान, मतलब यहाँ पर कोल जो है उसका फेज आउट प्लान यहाँ पर हमें करना ही पड़ेगा, ये अनिवार्य है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो वर्कर्स एंड कम्युनिटीज, यहाँ पर जो कोल फेज आउट प्लान है इसमें हमें रोड मैप बनाना पड़ेगा वर्कर्स के लिए, कम्युनिटीज के लिए जो फॉसिल फ्यूल पर डिपेंडेंट है। अब आपको लगे हाँ यार आराम से बना लेंगे, इसमें बड़ी बात क्या है, आराम से बन जाएगा, है ना। लेकिन अभी हम आते हैं डेटा पर, कितने लोग इस पर डिपेंडेंट हैं। तो इसमें जब हम बात करते हैं इंडिया में, तो इंडिया में हमें क्या देखने को मिलता है? इंडिया में देखने को मिलता है फाइनेंशियल ईयर 2020 में इंडिया ने अप्रॉक्सीमेटली 942 मिलियन टन्स ऑफ कोल जो है वो यहाँ पर कंज्यूम किया है। 730 MT ऑफ विच वॉज प्रोड्यूस डोमेस्टिकली। तो आप यहाँ पर समझ सकते हो कितना ज़्यादा हम यहाँ पर कोल जो है उस पर डिपेंडेंट है। अब कोल पर डिपेंडेंट तो है ही, लेकिन उसी के साथ साथ अप्रॉक्सीमेटली 666 MT जो है ये प्रोड्यूस किया गया है CIL SCCL के द्वारा। रफली यहाँ पर जो एम्प्लॉय करता है 2.24 लाख वर्कर्स को। मतलब एक तो हो गया हमें अगर फेज आउट करना, हम इतना 70% डिपेंडेंट है, इतना ज़्यादा हमारा डोमेस्टिकली प्रोड्यूस हो रहा है, मतलब इकोनॉमिक जो है उसके इम्पैक्ट बहुत गहरे गिरेंगे ही। लेकिन उसी के साथ साथ जो सोशल इम्पैक्ट है वो भी बहुत बुरी तरीके के गिरेंगे। सोशल इम्पैक्ट कैसे? क्योंकि 2.24 लाख वर्कर जो है वो इस पर हमें एम्प्लॉयड देखने को मिलते हैं।
अब ये अगर हम इसको और ज़्यादा फर्दर एक्सटेंड करें, कैसे, तो इन पर जो डिपेंडेंट्स है, इनके जो बीवी बच्चे होंगे, है ना, जो डिपेंडेंट्स है, तो अगर हम 4% हाउस होल्ड अगर देखते हैं तो 9 लाख लोग जो है वो यहाँ पर बन जाते हैं। मतलब अगर आप देखोगे तो 9 लाख लोग जो है वो इस सेक्टर पर डिपेंडेंट है। अब इसमें अगर आप देखोगे जो फिगर हम यहाँ पर देख रहे हैं 9 लाख के आसपास, इसमें जो कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय वर्किंग है माइंड डेवलपमेंट ऑपरेशन के लिए, वो यहाँ पर हमने इंक्लूड किया ही नहीं है। मतलब आप समझ सकते हो कितने ज़्यादा लोग जो है वो यहाँ पर एम्प्लॉयड है। अब नेक्स्ट यहाँ पर चैलेंजेस क्या निकल कर आते हैं, तो जाहिर सी बात है कि अब चैलेंजेस बहुत ज़्यादा है इनका ट्रांजेक्शन करना। मतलब यहाँ पर जो इतने सारे लोग जो काम कर रहे हैं, 2.24 लाख समझ लीजिए, ये जो कर रहे हैं, अब इनको यहाँ पर शिफ्ट करना, कैसे हम ट्रांजिशनिंग करेंगे, है ना। जैसे फैक्टर्स, बहुत सारे उसमें फैक्टर्स भी डिपेंड करते हैं, एजुकेशन, स्किल लेवल, विलिंगनेस, कास्ट, बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती है कि यार अगर कोई एक बंदा है, ये बंदा समझ लीजिए जो वहाँ पर काम कर रहा है, कोल इसमें काम कर रहा है, लेकिन वो अगर तीसरी पढ़ा हुआ है, तो अब अगर इसको ट्रांजिशन करना है तो हमें उसी तरीके का जो काम है वो उसको देना पड़ेगा। लेकिन वो अगर काम मिल भी जाता है कि जहाँ पर आप तीसरी पास हो फिर भी वो काम आप कर सकते हो, लेकिन वो काम करने के लिए उसका स्किल जो है वो भी तो यहाँ पर रहना ज़रूरी है। ठीक है, अगर उसके पास स्किल भी है लेकिन उसकी विलिंगनेस कि हाँ मुझे यहाँ पर काम करना है वो भी तो रहना चाहिए, है ना। तो बहुत सारे फैक्टर जो है यहाँ पर डिपेंड करते हैं अगर हम ट्रांजिशन की बात करते हैं। अगर हम बोलते हैं कि नहीं यार इतने लोग हम दूसरे इसमें शिफ्ट कर देंगे, इतने लोग हम दूसरे एम्प्लॉयमेंट में शिफ्ट कर देंगे, भैया इतना आसान नहीं होता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कितना मुश्किल है अगर हम यहाँ पर नेट जीरो इमिशन की तरफ बढ़ते भी है तो, क्योंकि सिर्फ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट नहीं, लेकिन हमारे सोशल एंड इकोनॉमिक फैक्टर जो है वो भी बहुत ज़्यादा इस पर डिपेंडेंट है। आइए यहाँ पर हम बात करते हैं ब्रिंगिंग द प्रमोटर बैक। इसमें बेसिकली आईबीसी के बारे में बात हो रही है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड। इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड जो इंट्रोड्यूस किया गया 2016 में। क्यों? क्योंकि जो बैड लोन्स हैं, मतलब जो एनपीए है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट का प्रॉब्लम, उसको यहाँ पर एड्रेस करना था। अगर हम पहले देखते थे तो बहुत ज़्यादा वक्त लगता था, कोई भी अगर एनपीए हो जाता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो जाते हैं, लेकिन अब यहाँ पर उसको फटाफट रिजॉल्व करने के लिए आईबीसी जो है वो हमें देखने को मिलता है। अब आईबीसी हमने कई बार डिस्कस किया हुआ है, कई बार मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया हुआ है। अब आईबीसी अगर हम देखते हैं उसके की फीचर जो है वो क्या क्या है, तो सबसे पहले आईबीसी जो एनैक्ट किया गया फॉर द पर्पज ऑफ रिकवरिंग बैड डेब्ट्स। जो भी बैड डेब्ट है उसको रिकवर करने के लिए, समझ लीजिए अगर मैंने कोई इंडस्ट्री डालने के लिए लोन लिया, अब वो जो लोन है अगर मैं रीपे नहीं कर पा रहा हूँ तो एनपीए हो जाएगा। अब वो जब एनपीए हो जाएगा तो रिकवर तो किया जाएगा, तो कैसे रिकवर किया जाए उसके लिए आईबीसी हमें देखने को मिलता है। मतलब इसमें जो रिजोल्यूशन प्रोसेस है उसको ईजियर बनाना एंड लेस टाइम कंज्यूमिंग बनाना। नहीं तो क्या है, रिकवर अगर करने के लिए आए तो हाँ यार कल देता हूँ, परसों देता हूँ, ये होता है वो होता है। तो यहाँ पर क्या है, आईबीसी के थ्रू हम यहाँ पर रिजोल्यूशन प्रोसेस को ईजी भी बना रहे हैं। ईजी कैसे बना रहे हैं कि समझ लीजिए अगर पहले केस में समझ लीजिए कि अगर मैंने बैड लोन किया तो बैंक वाले आ गए कि हाँ भैया आपका ये जो है हम जब्त करके लेके जा रहे हैं, ठीक है। अभी ऐसा है कि अभी यहाँ पर आईबीसी की तरफ से क्या होगा, सबसे पहले तो देखा जाएगा कि यार आपकी कंपनी चल क्यों नहीं रही है, आपकी कंपनी को अगर कुछ और हम रिस्ट्रक्चर कर सकते हैं तो क्या चल सकती है क्या, जिससे कि आप रीपे कर पाओ। फिर इन दी लास्ट ये है कि हाँ अब लिक्विडेशन हो जाएगा, आपकी जो कंपनी है वो नीलाम हो जाएगी, अब लिक्विडेशन के थ्रू हम यहाँ पर पैसा जो है वो जितना मिलता है वो निकाल रहे हैं। तो ये हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। अब यहाँ पर इनिशिएट कौन कर सकता है इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स, है ना। तो यहाँ पर क्रेडिटर्स, डिफॉल्टर, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल जो है वहाँ पर जाते हैं, ठीक है। तो कोई भी यहाँ पर इनिशिएट कर सकता है। एनसीएलटी जो उसकी तरफ जाते हैं। देन अगर यहाँ पर रिजोल्यूशन प्रॉपर तरीके से नहीं होता है तो एनसीएलएटी है, नेशनल कंपनी लॉ एपिलेट ट्रिब्यूनल, एंड यहाँ पर भी नहीं होता है देन आप सुप्रीम कोर्ट जो है वहाँ पर भी जा सकते हो। तो ये पूरा मसला जो है, प्रोसेस जो है वो हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। देन यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो डेप्थ रिकवरी ट्रिब्यूनल जो है वो एक्ट करता है एज एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, ठीक है। डेप्थ रिकवरी ट्रिब्यूनल जिसे हम डीआरटी जो है ये भी कहते हैं। अब आईबीसी जो है ये मैंडेट करता है कि केसेस जो है वो रिजॉल्व होने चाहिए विद इन दी 14 डेज, एंड रिजोल्यूशन प्रोसेस जो है वो यहाँ पर कंप्लीट होनी चाहिए 180 डेज में। इसको और हम 90 डेज जो है वो एक्सटेंड कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली 180 डेज जो है उसमें होनी चाहिए। पहले के इसमें अगर आप देखोगे तो काफ़ी टाइम लग जाता था, बहुत ज़्यादा वक्त लग जाता था, सालों लग जाते थे, लेकिन अब यहाँ पर उन्होंने बहुत ही कम इसमें लेकर आ गए हैं। नोडल रेगुलेटर अगर हम देखते हैं तो वो है इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है, आईबीबीआई। तो ये हमें नोडल रेगुलेटर जो है ये देखने को मिलता है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और उसी के साथ साथ अभी अगर हम देखते हैं एमएसएमईज, तो एमएसएमईज जो भी यहाँ पर डिफॉल्ट होता है, ठीक है, तो उसका जो यहाँ पर रिजोल्यूशन निकाला जाता है या फिर उसके लिए जो यहाँ पर प्रोसीडिंग शुरू होती है, तो पहले ऐसा था जो 1 लाख के ऊपर डिफॉल्ट हो रहा है वो यहाँ पर आईबीसी के तहत किया जाएगा। लेकिन जब हमारा कोरोना वायरस आया, पेंडेमिक आया, तो उस टाइम पर बहुत सारे लोगों का डिफॉल्ट निकले,
तो इसलिए इसको बढ़ाकर 1 करोड़ जो है वो यहाँ पर कर दी गई थी। ठीक है, अब यहाँ पर इसमें नया क्या लाया गया है, सिग्निफिकेंस क्या है। सिग्निफिकेंस में जब हम बात करते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि ये क्रिएट करता है, क्या क्रिएट करता है, ये क्रिएट करता है सिंगल इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी फ्रेमवर्क, जो बाकी चीज़ें हैं उसको सबको रिप्लेस कर देता है। ये टाइम पीरियड जो है रिजॉल्विंग का उसको रिड्यूस कर देता है। ये यहाँ पर कॉन्फिडेंस बिल्डअप करता है इन्वेस्टर, है ना, इन्वेस्टर में। देन यहाँ पर कन्फ्यूजन जो है वो इलिमिनेट कर देता है। ये एनपीए सिचुएशन को अच्छे तरीके से एड्रेस करता है। तो ये सिग्निफिकेंस इसके हमें देखने को मिलते हैं, जो आप प्रीलिम्स मेंस दोनों इसमें आपको काम आ सकते हैं। उसी के साथ साथ ये क्रेडिट एंड बॉन्ड मार्केट जो उसको डेवलप करता है, कमर्शियल सॉल्यूशन जो है कमर्शियल इश्यूज के वो प्रोवाइड करता है, जेन्युइन बिजनेस फेलियर, है ना, उसको सेकंड चांस भी देता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर हाँ भैया तुम्हारा बिजनेस क्यों नहीं चल रहा है, उसको हम रिस्ट्रक्चर कर सकते हैं क्या, अगर हम रिस्ट्रक्चर कर सकते हैं तो फिर बहुत अच्छी बात हो सकती है। देन यहाँ पर कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करता है लेंडर्स को भी कि हाँ यार हम पैसा जो है वो दे रहे हैं, अगर कुछ घपला हो जाता है तो यहाँ पर एनसीएलटी आईबीसी जो है उसके थ्रू मुझे मेरा पैसा जो है वापस मिल ही जाएगा, है ना। तो ये चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। अब नया क्या है, नया हमें देखने को मिलता है प्री पैक्स फॉर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। तो प्री पैक जो है वो यहाँ पर लाया गया, मतलब क्या है, प्री पैक्स, यहाँ पर प्री मतलब पहले ही यहाँ पर ये लाया जा रहा है, मतलब जो प्रोसीडिंग्स है वो शुरू होने के पहले ही यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा लाया जा रहा है जिससे कि हम यहाँ पर जो चीज़ें हैं उसको सॉर्ट कर सकते हैं। क्या किया जा रहा है इसमें, अगर आप देखोगे तो प्राइवेटली निगोशिएटेड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, यहाँ पर प्राइवेटली यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट को हम निगोशिएट कर सकेंगे, किसके बीच में, बिटवीन प्रमोटर्स ऑफ फाइनेंशियल डिस्ट्रेस फर्म। प्रमोटर्स मतलब कौन होता है, कोई भी फर्म ऐसी है जिसने उसको बनाया हुआ है, जिसने पैसे इकट्ठा किए हैं, मतलब समझ लीजिए शुरुआत है जिसने की हुई है, फाउंडर को फाउंडर जो हम कहते हैं। तो यहाँ पर प्रमोटर जो है वो हमें देखने को मिलते हैं। प्रमोटर मतलब जो फाइनेंशियली डिस्ट्रेस फर्म के जो प्रमोटर्स है, ठीक है, वो, एंड देन फाइनेंशियल क्रेडिटर्स जो है जिन्होंने यहाँ पर पैसा जो है वो दिया हुआ है, ठीक है। तो ये हमें सिक्योर्ड जो क्रेडिटर्स है वो हमें देखने को मिलते हैं। सिक्योर्ड क्रेडिटर्स जिनको कहा जाता है कि समझ लीजिए अगर कोई कंपनी है वो अगर नीलाम हो रही है तो सबसे पहले इनका पैसा जो है वो चुकाया जाएगा, देन उसके बाद बाकी के लोग जो उनका पैसा चुकाया जाएगा। तो ये हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। तो इन दोनों के बीच में यहाँ पर हमें निगोसिएशन जो है वो देखने को मिलता है, क्योंकि बेसिकली अगर ये इसमें प्रॉब्लम हो जाते हैं, ठीक है, अगर ये प्रॉब्लम हो जाते हैं तो इसको पैसे नहीं मिल रहे हैं, क्रेडिटर को पैसे नहीं मिल रहे हैं। अब क्रेडिटर को अगर पैसे नहीं मिल रहे हैं तो फिर यहाँ पर इसको पैसा चाहिए, है ना। तो इन दोनों के बीच में यहाँ पर कुछ निगोसिएशन जो है वो किया जाता है। टू, यहाँ पर रिस्ट्रक्चर द कंपनीज ऑब्लिगेशंस, कैसे, आईबीसी आर्किटेक्चर, ठीक है, आईबीसी आर्किटेक्चर, लेकिन यहाँ पर जो इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स है वो शुरू होने से पहले ही, बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ। तो मतलब क्या है, प्री पैक, इसलिए इसको प्री कहा जा रहा है। मतलब क्या है, नॉर्मली क्या होना चाहिए, नॉर्मली इन दोनों में कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ है तो ये सीधा जाना चाहिए, प्रोसीडिंग शुरू हो जाना चाहिए, है ना। एंड यहाँ पर कहा होना चाहिए एनसीएलटी, बराबर है। लेकिन इसके पहले यहाँ पर कुछ निगोसिएशन जो है वो अगर हम करके इसको सॉर्ट कर सकते हैं तो फिर यहाँ पर बेहतर रहेगा, वो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। एक बार अगर ये एक्सेप्ट हो जाता है क्रिएटर के द्वारा तो प्लान जो है, मतलब यहाँ पर अगर जो क्रिएटर है उसने मान लिया कि हाँ भैया मैंने जो भी बोला हुआ है, भैया नहीं, हाँ जो भी यहाँ पर आपने बोला है वो मैंने मान लिया है, तो प्लान जो है प्रेजेंट किया जाता है नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल को अप्रूवल के लिए, ठीक है। तो ये हमें प्री पैक जो है वो देखने को मिलता है। अब इसके बेनिफिट क्या है, सीधे सीधे हमें देखने को मिलते हैं कि सबसे पहले तो यहाँ पर फास्टर रिजोल्यूशन होगा, है ना, क्योंकि क्या है पहले ही हो रहा है, एनसीएलटी के पास अगर जाए फिर वही तारीख पे तारीख, लेकिन यहाँ पर फास्टर रिजोल्यूशन हो जाएगा। एनसीएलटी पर लोअर बर्डन आएगा कि एनसीएलटी पर जाने से पहले ये चीज़ जो है वो रिजॉल्व हो गई है। डिस्ट्रेस कंपनी जो है वो ऑपरेट करना कंटिन्यू रख सकती है। पहले ऐसा था कि डिस्ट्रेस कंपनी जो जैसे प्रोसीडिंग शुरू होती है वैसी वो ऑपरेट नहीं कर सकती, लेकिन अभी क्या है, अभी ये ऑपरेट भी कर सकती है। तो ये चीज़ हमें देखने को मिलती है। अभी यहाँ पर कैसा है कि इसके इफेक्ट्स क्या होंगे, तो सबसे पहले तो हमें ये देखने को मिलता है कि अंडर द आईबीसी इनिशिएशन जो है इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स का, तो ये फर्म को कंट्रोल कर लेता है, ये रहता है प्रमोटर्स, है ना, उससे ले लिया जाता है, मतलब जो भी प्रमोटर है उससे जो कंट्रोल है फर्म का वो ले लिया जाता है जैसे प्रोसीडिंग शुरू हो गई, ठीक है। जो रिजोल्यूशन प्रोफेशनल है उसको अपॉइंट किया जाता है जो भी कंपनी के अफेयर से उसको मैनेज करने के लिए। लेकिन अभी क्या है, अभी जो ये चीज़ की गई है इसके तहत यहाँ पर रिस्ट्रक्चरिंग के दौरान प्रमोटर जो है थ्रू द प्री पैक यहाँ पर कंट्रोल जो है फर्म का वो अपने पास रख सकता है, ठीक है। मतलब अब यहाँ पर हम ट्रांजिशन कर रहे हैं फ्रॉम द क्रेडिटर इन कंट्रोल मॉडल टू डेब्टर इन कंट्रोल मॉडल, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है। देन यहाँ पर ओपन बिडिंग प्रोसेस जो है उसका अब्सेंस रहेगा रिजोल्यूशन फेज में, तो इसलिए यहाँ पर मल्टीपल कंपटीशन ऑफर जो है वो यहाँ पर अलाउ कर सकता था अगर ट्रांसपेरेंसी रहती थी, लेकिन यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी जो है वो नहीं रहेगी, ऐसा भी यहाँ पर बोला जा रहा है।
तो ऐसे कुछ जो प्रॉब्लम्स है वो यहाँ पर गिनाए जा रहे हैं। तो ये चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिलती है, जो यहाँ पर जो प्राइस है उसके ऊपर यहाँ पर सवाल खड़े कर सकते हैं। तो ये हमें देखने को मिलता है। तो ये सारे एडिटोरियल्स हैं जो आज के एडिटोरियल में हमें देखने को मिल रहा है, आज के न्यूज़पेपर में हमें देखने को मिल रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो शेयर ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। जय हिंद।